हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो WHO ने इसी महीने अगस्त 2024 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। Good morning, good afternoon, and good evening. Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade. Today, the Emergency Committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. फ्रेंड्स, WHO ने तो बोल दिया कि ये एमपॉक्स वायरस का इन्फेक्शन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है। लेकिन ये एमपॉक्स वायरस हमारे कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों हमारी कंट्री एक हॉट बेड इस इन्फेक्शन के लिए हो सकती है? क्यों हमारी कंट्री में ये वायरस ज़्यादा फैल सकता है? मेरे हिसाब से इसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अगर ये वायरस अफ्रीका से यूएस और यूरोप जा सकता है तो ये वायरस इंडिया में भी आराम से आ सकता है। हमारी कंट्री में यंगस्टर्स का पॉपुलेशन बहुत है जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन 4 से 5 डिकेड पहले ही बंद हो गया था क्योंकि हमारी कंट्री को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। दूसरा रीजन जो हो सकता है वो ये कि इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वायरस के इन्फेक्शन से लेके सिम्टम आने तक का टाइम, ये जो है ये लंबा है, माने 1 से 2 हफ्ते तक एक्सटेंड करता है। तो अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, वो वायरस को कैरी कर रहा है, वो बिना और उसको सिम्टम भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स आराम से मिस हो सकते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री में और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे पेशेंट्स कैसे आपके सामने आके आपसे मिल सकते हैं और आपको वायरस दे सकते हैं। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो हमारी कंट्री में है वो है इसका क्लाइमेट और यहाँ का पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे भीड़ लगा रहता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, कोई फंक्शंस में हो। तो ऐसे वायरस का अगर एक पर्सन को है वो दूसरे पर्सन को आराम से स्प्रेड हो सकता है। फ्रेंड्स, माना कि ये वायरस का जो कोर्स है, डिजीज कोर्स है, वो सेल्फ लिमिटिंग है और ज़्यादातर लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनको भी ये वायरस होता है, जैसे कि बच्चे हो गए, यंगस्टर्स हो गया, तो ये काफ़ी पेनफुल होता है। इसके जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो इसका कोर्स ऑफ इलनेस थोड़ा सा पेनफुल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जैसे कि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, वीक पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, जो केमोथेरापी पे चल रहे हैं, या ओल्ड पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे पेशेंट्स में ये वायरस ज़्यादा फैल सकता है और उनको निमोनिया, एंकेफेलाइटिस या ऑप्थेल्माइटिस या और भी कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मंकी पॉक्स नहीं, मैं आपको आज एम पॉक्स के बारे में सारी बातें बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस वायरस के बारे में बता देता हूं। एम पॉक्स वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब इसका ओरिजिन एक एनिमल से हुआ है। स्मॉल पॉक्स की तरह ये भी एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। अगर किसी इंसान को पहले स्मॉल पॉक्स हुआ है या वैक्सीनेशन हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी जो है उसको एम पॉक्स से भी बचाए रखती है। दूसरा, कौन कौन से एरिया अराउंड द वर्ल्ड में ये वायरस पाए जाते हैं और कहां कहां ये बीमारी होती है। सबसे पहले जो ह्यूमन केस एम पॉक्स का पाया गया था वो पाया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इन 1970। उसके बाद थोड़े थोड़े केस सेंट्रल अफ्रीका में मिलते रहते थे। इस वायरस के, एम पॉक्स वायरस के 2 स्ट्रेन होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक क्लैड 1 और एक क्लैड 2। क्लैड 1 वायरस जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है और वहीं जो क्लैड 2 वायरस है वो वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। 2022 में WHO ने एम पॉक्स के वायरस को और इससे होने वाले इन्फेक्शन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था, जब ये वायरस यूएसए, यूरोप और कुछ और कंट्रीज में स्प्रेड हो गए थे। तो फ्रेंड्स, जो बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है,
क्या ये वायरस सिर्फ कोरोना की तरह ओरल रूट से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है या इसका और भी कोई तरीका है? फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि ये वायरस काफी नोटोरियस है। ये फेस टू फेस, मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के सामने सांस ले रहे हैं, उससे भी फैल सकता है। स्किन टू स्किन, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स है और आपने उसके स्किन को छुआ, उसके स्किन के क्रस्टिंग्स या उसके स्किन के इन्फेक्टेड जो घाव है उसको छुआ, उससे फैल सकता है। फेस टू फेस, माउथ टू माउथ, उसके बाद हो सकता है माउथ टू फेस, अगर किसी को आप किस कर रहे हैं और किसी को आप कडलिंग कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, उससे भी फैल सकता है। कोरोना की तरह ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है और ये इन्फेक्टेड कपड़े से भी फैल सकता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर कोई कपड़ा यूज किया है और उस कपड़े को आपने टच कर दिया है तो ये उससे भी फैल सकता है। सो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड कैसे होता है? इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस को स्प्रेड होने के लिए या तो कोई इन्फेक्टेड एनिमल ने आपको काटा हो, स्क्रैच किया हो, या इन्फेक्टेड एनिमल के साथ आपको लीक किया हो और आपका कहीं पे ब्रोकन स्किन रहा हो, वहां से वायरस आपके बॉडी में स्प्रेड कर गया हो। कॉन्टामिनेटेड लिनेन से, जो कि इन्फेक्टेड हो सकता है एनिमल से। इसके अलावा कॉन्टामिनेटेड मीट प्रोडक्ट से भी ये वायरस फैल सकता है। तो वायरस फैलने के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी को एम पॉक्स वायरस से इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्या क्या सिम्टम हो सकता है। जो कोर्स है वो सेल्फ लिमिटिंग है। 2 से 4 हफ्ते में ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह इस वायरल इन्फेक्शन में भी फीवर होता है, मेलेज माने बदन टूटता है, माइल्जिया माने मसल पेन होगा। उसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसमें लिम्फ नोड, जो कि गांठें होती हैं, लिम्फ जिससे ड्रेन होता है, वो सब, उन सब की स्वेलिंग हो जाती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रैशेस होते हैं, जिसके कि 5 स्टेजेस होते हैं। रैशेस पेनफुल हो सकते हैं इन पेशेंट्स में, जिसके लिए कि पेशेंट को दवाई या पेन की दवाई या बुखार की दवाई खानी पड़ती है। रैशेस यूजुअली कौन कौन सी जगह में होते हैं? रैशेस एम पॉक्स में ज्यादातर माउथ, फेस, हैंड, लेग्स एंड प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं। रैशेस जो होते हैं इनका भी एक कोर्स होता है। सबसे पहले ये मैक्यूल होते हैं, मतलब स्मॉल प्लेन डॉटेड अपीयरेंस होता है। उसके बाद इसमें धीरे से उसके ऊपर एक बम्पी अपीयरेंस आ जाता है जिसको पैप्यूल बोलते हैं। उसके बाद ये वेसिकल्स बन जाते हैं जिसमें से ऐसा लगता है कि ये बम्पी मटेरियल में पानी भर गया है। उसके बाद आप देखोगे फोर्थ की पुस्ट्यूल, इस छोटे छोटे बम्पी मटेरियल के अंदर पस जम जाते हैं और फिर आखिरी में ये 5वें स्टेज में आते हैं जिसमें कि स्कैब फॉर्मेशन होता है। ये फट जाते हैं या सूख जाते हैं और धीरे से शेड हो जाते हैं। तो ये जो 5 स्टेज है इस रैशेस के, वो मैंने यहाँ पे इसके फोटो डाल दिए हैं। तो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, एक्यूरेटली कैसे बोलेंगे कि पेशेंट्स को एम पॉक्स ही हुआ है, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स नहीं हुआ है। देखिए, एम पॉक्स में एक तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल हो सकता है टू अफ्रीकन कंट्रीज, या हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है विद दोज पर्सन्स हु हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज टू अवर कंट्री, या हिस्ट्री ऑफ किसी से इंटीमेट रिलेशन का हो सकता है जिसका पास्ट हिस्ट्री है किसी अफ्रीकन कंट्री में जाने का। दूसरा, अगर आप किसी हाई रिस्क पेशेंट या हाई रिस्क पर्सन के कांटेक्ट में आए हो। हाई रिस्क पर्सन कौन हो सकता है? जो कि अभी सेंट्रल अफ्रीका या वेस्टर्न अफ्रीका से ट्रेवल करके आया हो, या ऐसा कोई प्रोफेशन है कि जो ऐसे आदमियों जो अफ्रीका से आते हैं उनको कैटर करता हो। जैसे एयरपोर्ट्स में जो पर्सन काम कर रहे हैं या पोर्ट में काम कर रहे हैं, जो कि डील करते हैं ऐसे बाहर के सिटीजन से, वो भी इस हाई रिस्क प्रोफेशन में आ सकते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री के बाद आ गया सिम्टम्स। देखिए, हो सकता है कि पेशेंट्स इन्फेक्टेड हो लेकिन उसको कोई सिम्टम ना हो, लेकिन अगर उसको सिम्टम है तो फीवर वाले, फ्लू वाले सिम्टम्स पेशेंट को हो सकते हैं। प्लस उसको हो सकता है सोलन लिम्फ नोड, माने उसके लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और थर्ड, उसको रैशेस हो सकती है। और इसको एक्यूरेटली डायग्नोस करने के लिए एम पॉक्स वायरस के जो ये रैशेस होते हैं या वेसिकल्स होते हैं, उसमें से स्क्रैप करके उसके स्क्रैप को पीसीआर में भेजते हैं, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए भेजते हैं, जिससे कि एक्यूरेटली इस जीन को डिटेक्ट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डायग्नोसिस। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट माने अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे।
फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट ज़्यादातर सपोर्टिव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर एमपॉक्स वायरस का इन्फेक्शन खुदा न खास्ता आपको हो जाए या आपके क्लोज वंस को हो जाए, तो उन्हें क्या क्या ऐसे स्टेप्स करने चाहिए जिससे कि वो जल्दी ठीक हो पाए और एमपॉक्स के वायरस के स्प्रेड को रोक सके। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और आपको अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सिम्टम्स के लिए आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक पेन किलर और पैरासीटामोल ले सकते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद आप खुद को आइसोलेट कर लें जिससे कि ये इन्फेक्शन आपके घर वालों को ना हो। तीसरा, इचिंग यानी खुजली को प्रिवेंट करने के लिए आप ओटमील बाथ ले सकते हैं। चौथा, जो आपके वुंड्स हैं, घाव हैं, ब्लिस्टर्स है, रैशेज है, उनको आप स्टेराइल गॉज पीस से कवर कर सकते हैं। ऐसा करने से जो इन्फेक्शन स्प्रेडिंग का जो रेट है वो भी कम हो जाता है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। पहला पॉइंट, किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल या पेशेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में ना आए। दूसरा पॉइंट, ऐसे किसी पेशेंट्स का इन्फेक्टेड या कॉन्टामिनेटेड बेडिंग, लिनन या कपड़े को बेयर हैंड से टच ना करें। तीसरा पॉइंट, एनिमल मीट को प्रॉपर्ली कुक करके ही खाएं। अपने हाथ को रेगुलरली वॉश करते रहें। प्रैक्टिस सेफ सेक्स। वियर मास्क। अगर आप मास्क पहनेंगे तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर कोई क्लोज कांटेक्ट से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। फेस मास्क बहुत तरीके से आपको बचा सकता है। किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस को ग्लव्स पहन के ही क्लीन करें। 8th पॉइंट, अगर आप किसी पेशेंट का केयर ले रहे हैं तो पीपीई किट पहनकर ही लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 8 पॉइंट्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो बहुत ही कम चांस है कि आपको एमपॉक्स वायरस होगा। प्रिवेंशन का दूसरा एस्पेक्ट है वैक्सीनेशन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एमपॉक्स से बचाती है। तो अगर किसी को पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा हुआ है तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो कि हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं, लाइक उनका टूर एंड ट्रेवल ज़्यादा है या अफ्रीका जाते आते रहते हैं या ऐसे नेशनल्स के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जहां एक तरफ ये वायरस का कोर्स सेल्फ लिमिटिंग है और 2 से 4 हफ्ते में ये खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये वायरस का जो डिजीज का कोर्स है ये पेनफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को या यंगस्टर को ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। यंगस्टर तो आइसोलेशन में रह जाएगा, लेकिन किसी बच्चे को आइसोलेशन में रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो डेफिनेटली अगर बच्चे को आइसोलेशन में जाना होगा तो उसके पेरेंट्स को भी आइसोलेशन में जाना होगा। फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स वायरस नाम मंकी पॉक्स है, लेकिन अब इसको हम एमपॉक्स ही बोलते हैं। और वैसे भी ये वायरस जरूरी नहीं कि सिर्फ मंकी से ही स्प्रेड होता है, ये किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से स्प्रेड हो सकता है। ये तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंटेंट लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, डॉक्टर से कब मिलना है? अगर आपको मेरे बताए गए सिम्टम्स का आभास हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें। सिम्टम बढ़ने का इंतज़ार ना करें।